वेलकम टू मीमांस एकेडमी। हम कर रहे हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है। और हमने इसी के चलते कल सुंग काल के जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू थे कर चुके थे, और आज हम करने वाले हैं सातवाहन वंश के पीवाईक्यू। हुआ क्लियर? तो जो पहला क्वेश्चन है सातवाहन से, वो कहता है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराणों में मिलती है? तो पहले ये जान लीजिए कि जो सातवाहन वंश है, ठीक है, इनका जो उल्लेख है दो पुराण में मिलता है। एक कौन सा पुराण है? एक है वायु पुराण, ठीक है, और एक है मत्स्य पुराण। हुआ क्लियर? और सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है? वो मिलती है किसमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में जो सातवाहन राजा हैं उनके 30 राजाओं के नाम की सूची मिलती है यहाँ पर। और इसमें जो 23 जो नंबर का राजा है वो सबसे महान राजा है सातवाहन वंश का। उसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम है? गौतमी सतकर्णी, ये नाम है। ठीक है। और जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है इसे ही क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोलते हैं। आप सुना होगा कि जो 4 वर्ण थे, कौन सा? एक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये 4 जो वर्ण थे ये छिन्न भिन्न हो गए थे सातवाहन काल में, और इनको दोबारा से व्यवस्थित किया है उसने। किसने किया है? वो किया है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। इसीलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। जो मत्स्य पुराण है उसमें जो 30 राजाओं की सूची दी है, जो सबसे लंबी सूची है सातवां राजाओं की, उसमें 23 नंबर का राजा कौन सा है? तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण। हुआ क्लियर? वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, परंतु यहाँ पूछा है उसने सबसे लंबी सूची। वो सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है हमें? मत्स्य पुराण में मिलती है। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। पुराणों में सातवाहनों की पहचान निम्नलिखित में से किस विशेष नाम से की गई है? तो ध्यान रखना, जो सातवाहन वंश है इन्होंने जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर शासन किया है, तो इनका जो नाम है वो मिलता है आंध्र भृत्य। आंध्र भृत्य एक नाम मिलता है। दूसरा मिलता है आंध्र जाति। क्या? आंध्र जातियाँ मिलता है। और तीसरा नाम मिलता है, एक साहित्य है उसमें मिलता है शालिवाहन। शालिवाहन मिलता है। तो ये 3 नाम मिलते हैं। तो कभी आपको नाम आएगा सातवाहन वंश का नाम कौन कौन सा है, तो 3 नाम रखना। एक है आंध्र भृत्य, आंध्र जातियाँ, और एक है शालिवाहन। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आंध्र। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक मात्र नामों यानी कि माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? तो ध्यान रखना कि जो सातवाहन वंश है ये वंश जो है माता के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी कि माता का पुत्र। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वंशावली चली है वो पितृ वंशी चली है, यानी कि पिता के नाम से ही वंश चला है। माता के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो वंश चला है वो पुत्र को ही संपत्ति प्राप्त हुई है, और एक पुत्र का दूसरे पुत्र को ही संपत्ति प्राप्त हुई है, और पुत्रों ने ही शासन किया है, इसलिए पितृवंशी चला है। परंतु उनका नाम जो है ये तो क्या था? वो माता के नाम पर जाने गए हैं, जैसे कि गौतमी पुत्र बोला गया है। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सातवाहन वंश। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। पेरिप्लस द इरिथियन सी किसने लिखा है? तो ध्यान रखना, जो पेरिप्लस इरिथियन सी है इसका कोई भी लेखक अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि ये अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा रचना की गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस बुक में बताया गया है भारत। ठीक है, भारत, और यहाँ पर है रोम।
भारत और रोम के बीच में संबंध स्थापित बताया है व्यापारिक और वाणिज्य संबंध। और जो यहाँ पर है, जो आज का पुदुचेरी है, यहाँ पर है अरिकमेंडू। कौन सा है? अरिकमेंडू एक स्थल है जहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर रोमन बस्तियाँ मिली है। तो इसका जो उल्लेख है, ये उल्लेख कहाँ किया गया है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से किया गया है। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। अब तक इसका कोई भी लेखक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? मैं बता चुका हूँ आपको कि जो पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी थी, ये बुक जो है अज्ञात यूनानी रचनाकार ने लिखा है। उसका नाम आज तक पता लगा नहीं, परंतु इस बुक की महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इस बुक में बताया गया है कि भारत प्लस जो रोम था उसके बीच में व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध था। हुआ क्लियर? और जो अरिकमेंडू है, जहाँ आज पुदुचेरी है, वहाँ पे हिस्ट्री में था अरिकमेंडू स्थल था, उस स्थल से रोमन बस्तियां मिली है। इसके जो प्रमाण हैं ये मिलता है कहाँ से? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी से मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? कि यहाँ बोला है किस पक्ष पर प्रकाश डालता है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो ध्यान रखना, जो सातवाहन है उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान थी। लेकिन कालांतर में इनकी जो राजधानी है वो सातवाहन शासकों ने चेंज कर दी और वो कर दी अमरावती। क्या कर दी? अमरावती कर दी। तो जो सातवाहन शासक है उनकी दो राजधानी हमें प्राप्त होती है, एक है प्रतिष्ठान और एक है अमरावती। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्रतिष्ठान नहीं दिख रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमरावती। लेकिन यहीं भी क्वेश्चन करता वो कि सातवाहनों की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो वो कौन सी होती? प्रतिष्ठान। और सेकंड नंबर राजधानी कौन सी है? तो वो कौन सी है? अमरावती है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमरावती। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये ध्यान रखना, ये हुआ है मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो अंतिम राजा हुआ है वो हुआ है वृद्धरथ। ठीक है, और वृद्धरथ की हत्या किसने किया है? वो किया है पुष्यमित्र सुंग ने किया है। और इसने क्या करा? सुंग वंश की स्थापना किया। हुआ क्लियर? और सुंग वंश का जो अंतिम राजा हुआ है उसका नाम है देवभूति। और देवभूति की जो हत्या हुई है वो किसने किया है? वो किया है वासुदेव ने किया है। और जो वासुदेव है उसने कर्ण वंश की स्थापना की। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो हुआ है सुशर्मा। और जो सुशर्मा है इसकी हत्या किसने किया? इसकी हत्या किया सुसीम ने। और सुसीम ने ही सातवाहन वंश की स्थापना किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ है वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या किया पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना किया। और सुंग वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो हुआ देवभूति। और देवभूति की हत्या किया वासुदेव ने और कर्ण वंश की स्थापना किया। और कर्ण वंश का अंतिम शासक हुआ सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या किया किसने? सुसीम ने। और सुसीम ने ही सातवाहन वंश की स्थापना की। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन वंश। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य स्थापित हुआ। तो मैं बता चुका हूं मैं आपको पहले कि मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या किया पुष्यमित्र सुंग ने और सुंग वंश की स्थापना किया। और सुंग वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो हुआ देवभूति। देवभूति की हत्या करा वासुदेव ने। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ सुशर्मा। वो सुशर्मा की हत्या किसने किया? वो किया था सिमुक ने। और सिमुक ने सातवाहन
वंश की स्थापना किया। और सातवाहन वंश जो है ये मौर्य काल के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य स्थापित हुआ। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सातवाहन। वह क्लियर है, ध्यान रखना। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले कि जो मौर्य वंश था उसके बाद आया है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया है कण्व वंश, कण्व वंश के बाद आया है सातवाहन। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? तो ध्यान रखना कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है इसने जो है छिन्न भिन्न हो गई थी क्या? वर्ण व्यवस्था। इस वर्ण व्यवस्था को दोबारा से इसने व्यवस्थित किया। इसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, इनको दोबारा से इसने व्यवस्थित किया। इसीलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोलते हैं। जो मत्स्य पुराण है उसमें 30 राजाओं की लिस्ट दी है, उसमें जो 23 नंबर का जो राजा रहा है सातवाहन का, वो कौन रहा है? गौतमीपुत्र सतकर्णी रहा है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही क्या किया था? एक नगर की स्थापना किया था, उसका नाम है वेनकटक। वेनकटक नगर की स्थापना किया था और इसने एक उपाधि धारण की थी, वेनकटक स्वामी। हुआ क्लियर? और इसका जो अभिलेख है इससे ये जानकारी मिलती है कि इसके घोड़े जो है 3 समुद्र का पानी पीते थे। एक हो गया हिंद महासागर, एक हो गया बंगाली खाड़ी और एक हो गया अरब सागर। तो इसका मतलब ये था कि इसका जो राज्य का विस्तार था ये संपूर्ण दक्षिण भारत में था और उसमें 3 समुद्र की सीमा रखती थी जिसमें इसका आधिपत्य था। इसका सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जो सातवाहन काल में गोलिक या हालिक ये कौन थे? तो ध्यान रखना ये गोलिक और हालिक, एक मिलेगा आपको नाम गोलिक, एक नाम मिलेगा हालिक, ठीक है, और एक नाम मिलेगा आपका गौलमिक। ये 3 नाम मिलेंगे आपको। ये जो 3 नाम के जो हैं ये अधिकारी थे, इनका नाम एक ही है परंतु कहीं आपको हालिक, गोलिक, गौलमिक ये मिलेगा। ये अधिकारी थे जो प्रशासन नियंत्रण का काम करते थे। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये ग्रामीण अधिकारी थे जो प्रशासन नियंत्रण का काम करते थे और इनके पास जो है 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। और इसके माध्यम से इनका जो होता था प्रमुख वो गौलिक, हालिक या गौलमिक कहलाता था। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है आपका मध्य प्रदेश पीएससी में 3 नंबर में आ चुका है। यही क्वेश्चन जो है आईएएस का प्री जो ऑप्शनल हिस्ट्री होता है वहाँ आ चुका है और यही क्वेश्चन जो है आपका वनडे एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सातवाहन काल में गोलिक या हालिक कौन थे? तो ये एक नगर अधिकारी थे और ये प्रशासन कंट्रोल का काम करते थे जिनके पास 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की ओर से प्रशासन नियंत्रण करने वाले ग्रामीण अधिकारी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ध्यान रखना कि जो सातवाहन की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपने राज्य की स्थापना किया, ये बिल्कुल सही है। जो सातवाहन वंश है इसके बाद जो है विंध्य शक्ति ने वाकटक वंश की स्थापना किया था। जो वाकटक वंश है, जो विंध्य शक्ति है, ये एक्चुअली सातवाहन के सामंती थे और इनकी शक्ति कमजोर हो गई तो जो विंध्य शक्ति था उसने अपने राज्य की स्थापना किया और उसने दिया उसे वाकटक वंश दिया। ये सही है, ठीक है। वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था। तो ध्यान रखना कि वाकटक वंश का जो संस्थापक कौन है वो है विंध्य शक्ति,
परंतु जो वाकटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा हुआ है, तो वो हुआ है प्रवरसेन। और प्रवरसेन ने ही क्या किया था, सबसे पहले वाकटक वंश में सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसकी? सम्राट की। किसने? प्रवरसेन ने। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वाकटक वंश का। हुआ क्लियर? और पुराणों के अनुसार जो है वाकटक वंश का जो प्रवरसेन हुआ है, इसने 4 जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। हुआ क्लियर? तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। गलत, प्रवरसेन पुत्र था विंध्य शक्ति का। और यहाँ बोल रहा है कि प्रवरसेन का पुत्र था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो विंध्य शक्ति है वो एक्चुअली प्रवरसेन का पुत्र नहीं था। प्रवरसेन जो है विंध्य शक्ति का पुत्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। तो ध्यान से पढ़ना कभी भी ऑप्शन को, तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर जो भी स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ता तो वो ऑप्शन 1, 2, 3 लगा देता। तीसरा जो ऑप्शन है ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला था। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, जबकि उल्टा है, प्रवरसेन पुत्र था किसका? विंध्य शक्ति का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने ज्ञात था? लेखक को ज्ञात था। तो ध्यान रखना कि जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी है, इसमें एक वर्तमान का जो यहाँ पर है पुदुचेरी, यहाँ पर है अरिकमेंडु, अरिकामेंडु। और ये जो अरिकामेंडु है इसको पोडुका नाम से उल्लेखित किया है। वह क्लियर है कि इरिथियन सी में जो अरिकमेंडु है इसे पेडुका नाम से उल्लेखित किया है। और जो अरिकमेंडु है यहाँ से रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। वह क्लियर? और इसी पेरिप्लस इरिथियन सी से, और इसी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी से हमें 2 महत्वपूर्ण बाजार, कौन सा? एक है प्रतिष्ठान और दूसरा है तगर। ये 2 जो बाजार का उल्लेख मिलता है और 2 बंदरगाह, एक है कावेरीपत्तनम और एक है कोरकय। ये 2 जो है बंदरगाह का उल्लेख भी इसी बुक से मिलता है। और यहाँ पर जो है अरिकमेंडु में रोमन सिक्के मिले, हमें बस्ती मिली, रोमन सिक्के मिले, ये सब अरिकमेंडु से मिले हैं। और ये सभी जानकारी मिलती है, और ये सभी जानकारी कहाँ मिलती है? वो पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिकमेंडु। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में दक्षिणापथ में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेखित हुआ है? तो एक हुआ है प्रतिष्ठान और दूसरा हुआ है तगर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि जो पेरिप्लस इरिथियन सी है यहाँ से मिला है, अरिकमेंडु से साक्ष्य मिले हैं किसके? रोमन सिक्के के, रोमन बस्ती के। 2 मिले हैं बाजार, प्रतिष्ठान और तगर, और 2 मिले हैं बंदरगाह। एक का नाम रहा है कावेरीपत्तनम और दूसरा रहा है कोरकय। हुआ क्लियर? क्लियर? तो इतनी जानकारी आपको याद होना चाहिए कि हमें ये सब जानकारी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी से मिला है, जिसका लेखक यूनानी था और जो अज्ञात है। ऑगस्टन ने रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये भी अरिकमेंडु से होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो ये है आपका दक्षिण भारत और ये है पूर्व तट। यहाँ पे है आपका अरिकमेंडु और यहाँ पे 2 मिले हैं अपने को क्या? बंदरगाह। एक का नाम है कावेरीपत्तनम और दूसरा का नाम है कोड़के। आपको कहीं मिलेगा कोड़की मिलेगा या कोरके मिलेगा। ठीक है, ये 2 नाम सेम है, इसलिए कहीं पे आपको कोड़के मिलेगा, कहीं कोरके मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। कोड़के, कोरके, कावेरीपत्तनम जहाँ मिलेगा ये एक्चुअली पेरिप्लस इरिथियन सी की जो बुक है वहाँ पे इसका उल्लेख मिला है। और भारत का जो पूर्व तट है यहाँ पर ये पहले बंदरगाह थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 2।
निम्नलिखित राजाओं में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो ध्यान रखना, जो सातवाहन है, सातवाहन का जो संपूर्ण हिस्ट्री है, ठीक है, वो शीशे के सिक्के से पता लगा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थों में प्रयुक्त हुआ है? तो ये ध्यान रखना कि जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, यवन प्रिय यूज़ किया गया है काली मिर्च के लिए। किसके लिए? काली मिर्च के लिए किया गया है। यानी कि जो यवन के, यूनान के लोग थे, उनको जो काली मिर्च है ये बेहद पसंद थी। तो वहाँ का जो साहित्य है, वहाँ पे इसे बोला गया है यवन प्रिय, क्योंकि उनको बहुत प्रिय था। वो इतना प्रिय था कि उसे ब्लैक सोना की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि वो लाते थे सोना यहाँ पर, और सोने के बदले यहाँ से काली मिर्च को ले जाते थे यहाँ से। इसलिए जो प्लिनी हुआ है, प्लिनी जो साहित्यकार हुआ है, उसने काली मिर्च पर अधिक सोना खर्च करने पर दुख व्याप्त किया है, और एक वाक्य कहा था कि ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब भारत ने रोम साम्राज्य को 10 करोड़ एस्टर्स ना निकलते हों। यानी 10 करोड़ जो एस्टर्स, वहाँ की जो मुद्रा थी, वो निकलते थे हर साल एक यवन प्रिय यानी कि काली मिर्च के बदले में। इसलिए उसने दुख व्यक्त किया था कि जो यवन राज्य है ये बर्बाद हो चुका है एक यवन प्रिय के लिए। और इसका जो एक वाक्य था, इस वाक्य ने भारत और रोम के बीच में व्यापार ही खत्म कर दिया, और वहाँ के राजा ने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को उगाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी, और वहाँ पर जो काली मिर्च है उसका उत्पादन शुरू हो गया, और भारत और जो रोम का व्यापार था वो समाप्त हो गया, यानी डिक्लाइन हो गया। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? वो है काली मिर्च, यानी यवन प्रिय शब्द किस लिए यूज़ किया गया है? काली मिर्च के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ की विशेषता प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या है? वो है अमरावती। जो अमरावती है, यहाँ से आर्य स्तंभ प्राप्त हुआ है। अमरावती का जो प्राचीन नाम था वो था धान्यकटक। आर्य शब्द जो है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूजनीय। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्य स्तंभ आता है, तो उसका आंसर होगा कहाँ पर है? वो है अमरावती में। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों से मिलता है? तो ये अभिलेख कौन सा है? वो है सातवाहन अभिलेख। ये ध्यान रखना कि ये जो भूमि दान है, ये भूमि दान शुरू हुआ था सातवाहन काल में, और जो गुप्त वंश आया है उसमें इतने ब्राह्मणों को भूमि दान दे दिया गया था कि जो राज्य है उसके पास खुद की भूमि नहीं थी। जब खुद की भूमि नहीं थी तो वहाँ पे उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। जब राज्य की अर्थ विकास नहीं होगा तो सेना डिक्लाइन हो जाएगी। और यही कारण था कि जो सातवाहन काल में भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई थी, वही बना है कारण गुप्त काल के विनाश का, या गुप्त काल के डिक्लाइन का। हुआ क्लियर? तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सातवाहन काल से मिलते हैं। यानी सातवाहन काल से ही भूमि दान देने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है? ध्यान रखना, जो सातवाहन काल है यहाँ की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी प्राकृत। हुआ क्लियर? और जो आपसे लिपि पूछेगा आपसे, तो लिपि कौन सी थी? वो कौन सी थी? वो थी ब्राह्मी। ठीक है, भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। लिपि पूछता तो उसका आंसर क्या होता? ब्राह्मी होता। इक्ष्वाकु की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? परंपरा अनुसार बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से संबंधित होने के कारण इसका नाम जो है नागा अर्जुन कोंडा पड़ा। सातवाहन के समय यह स्थल जो है अच्छा विकसित शहर था। सातवाहन के पश्चात इस क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ। उन्हीं के समय आंध्र की जो राजधानी है वो अमरावती से हटकर नागा अर्जुन कोंडा में आ गई तथा इसे विजयपुर भी कहा गया। इक्ष्वाकु राजाओं ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप और विहार का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागा अर्जुन कोंडा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन शासक कौन सा था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया था?
तो वो राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो सिक्के थे इस पर राज सिर अंकित था। यह अंकन किसको हराया था उसने? वो हराया था नहपान। नहपान के ऊपर विजय के उपरांत नहपान के रजत सिक्कों के ऊपर अंकित करवाया था। यह परंपरा यवन के समान थी जो जीवंत मुंड का अंकित कराते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा किसके विजय के उपरांत करवाया था? तो वो था नहपान। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो है सातवाहन काल के संपूर्ण MCQ PYQ समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए।